रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइन आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरों की तफसीलात। डेरा गाजी खान में पुल शेखानी पर नामालूम अफराद की भरे बाजार में अंधाधुंध फायरिंग, 6 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी हो गए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्द हलाक। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद अहमद चन्नू से। सज्जाद अहमद चन्नू, बताइएगा कि क्या वाक़े की तफसीलात हैं। जैसे ही इतला मिली पुलिस को कि यहाँ पर कोई शरपसंद अनासर आ चुका है और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई जिसमें डीएसपी साहब मरार नासिर सियाल साहब ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पर फिलफोर रिस्पांस देते हुए वहाँ पर पहुंचे और जैसे ही मुश्तल अफराद को देखा जो वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, उसके साथ पुलिस का और उस शरपसंद नासिर का आपस में तबादला हुआ जिसमें वो शख्स हलाक हो गया और इसके बाद वहाँ पर जख्मियों की जो तादाद बताई जा रही है वो भी तकरीबन मुबैना तौर पर 8 से 10 बताई जा रही है और जो अमवात हुई हैं उसमें तकरीबन 6 अफराद वो भी जान की बाजी हार बैठे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। मजीद तहकीकात जारी है, इसको हर एंगल की तरफ से देखा जा रहा है और डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक मौके पर पहुंच गए हैं और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। जो जख्मी हैं और जो डेड बॉडियां हैं उनको डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में लाया गया है और इनका इलाज मुआवजा भी जारी है और इस जो यहाँ पर डेड बॉडियां पहुंची हैं, जो जहां बाक हुए हैं, उनका यहाँ पर पोस्टमार्टम भी जारी है। जी अच्छा सज्जाद, ये बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है। जी, जो जख्मी हैं उनकी कुछ की हालत जो काफी सीरियस बताई जा रही है और कुछ खतरे से बाहर भी हैं। अभी जो इब्तदाई मरहले का जो इलाज है वो जारी है। इस हवाले से वहाँ पर तमाम जिलाई इंतजामिया भी वहाँ पर मौजूद है और पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं, इमरजेंसी नाफिज है। बहुत शुक्रिया सज्जाद अहमद तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां पर सेनेट का इजलास जारी है और शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं। कंट्रोवर्सीज खड़ी हों, ऐसी सूरत हाल में हमें यही देखना है कि ये क्या है, क्या कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से इस ईवान का जो तकद्दुस है वो भी बहाल रहे, जिसकी वजह से चांडियो साहब अगर इजाजत दें। जी चांडियो साहब, कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कोट डीजी में, जहां पर कोट डीजी के नवाही इलाके में जिसका नाम है गुल मोहम्मद जामड़ में घरेलू झगड़े पर खातून ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक 22 साला जाहिद नामे खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जिसके बाद मजीद तहकीकात और तफ्तीश की जाएगी। कोट डीजी का नवाही गांव गुल मोहम्मद जामड़ जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक घरेलू झगड़े पर खातून ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक 22 साला जाहिद नामी खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं दोस्त अली लाशारी से। जी दोस्त अली लाशारी। जी बिल्कुल, ये कोडीजी का गांव है गुल मोहम्मद जामड़ो, जहां पर शादीशुदा खातून 22 साल जाहिदा जामड़ो ने जो है वो गले में फंदा डालकर खुदकशी कर लिया, जिसके बाद वाकई की इत्ला मिलते ही कुम पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर तालका अस्पताल कोडीजी मुंतकिल कर दिया और जरूरी कार्रवाई के बाद जो है लाश वर्षा के हवाले की गई। जबकि लड़की के वालिद ने जो ये शक भी जाहिर किया है कि हो सकता है मेरी बेटी को किसी ने कत्ल किया हो और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बेटी ने खुदकशी की हो, लेकिन जो भी डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तो उस पर अमल किया जाएगा, ये लड़की के वालिद का कहना है। दूसरी जानिब ऐसे हुकुम अकबर आलमानी से हमारा राब्ता हुआ तो उनका कहना था कि वाक़या की तफ्तीश कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे, जिसके बाद जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। नौशहरा में मानकी शरीफ के करीब तेज रफ्तार वैन में तसादुम हादसे में 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को और जिनमें बच्चे और खातीन भी शामिल हैं। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है नौशहरा से, जिसमें मानके की शरीफ के करीब तेज रफ्तार वैन में तसादुम हो गया। हादसे में 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नौशहरा में मानकी शरीफ के करीब तेज रफ्तार वैन में तसादुम
حادثے میں 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ آپ کو یہ افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ نوشہرہ میں مانکی شریف کے قریب تیز رفتار وین میں تصادم، جس کے نتیجے میں 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی اور زخمیوں کو انہوں نے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اور ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ نوشہرہ میں مانکی شریف کے قریب تیز رفتار وین میں تصادم کے نتیجے میں 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر بہاولپور ضلع میں سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی ازمان چودھری کا بہاولپور کے موضع اربن 10 میں اور اے سی جزمان شاہد کھوکھر کا تحصیل جزمان میں سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ بہاولپور کے علاقے موضع اربن 10 میں قبضہ مافیا سے 2 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ دوسری جانب تحصیل جزمان کے اسسٹنٹ کمشنر شاہد کھوکھر نے 44 ڈی پی جزمان سے کروڑوں روپے مالیت کی 97 کنال سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی ہے۔ فیصل آباد کے انتہائی گنجان علاقے محلہ گلفشاں کالونی کی سڑکیں حکومتی نمائندوں کی عدم توجہ کی باعث تعمیر و ترقی کے دعوے داروں کے خلاف ماتم کناں ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں فیصل آباد سے ڈاکٹر جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے انتہائی گنجان آباد علاقے محلہ گلفشاں کالونی جھنگ روڈ کی یہ سڑک حکومتی نمائندوں شیخ خرم شہزاد ایم این اے اور شکیل شاہد ایم پی اے کی عدم توجہی کے باعث گزشتہ 1.5 سال سے زائد عرصہ سے تعمیر کے انتظار میں ہے، اور اس کی حالت زار سکرین پر نظر آنے والے مناظر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خلیل مسجد روڈ تعمیر و ترقی کے دعوے داروں کے خلاف ماتم کناں ہے۔ تفصیل کے مطابق 1.5 سال قبل اس سڑک پر واسا کی جانب سے سیوریج لائن بچھائی گئی اور ساتھ ہی سڑک کی تعمیر کا ٹینڈر بھی منظور ہوا، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر سڑک کی تعمیر کا ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا اور 1.5 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود دوبارہ ٹینڈر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے یہاں کے رہائشی اور راہگیر سخت اذیت کا شکار ہیں۔ دوسری جانب علاقے کے حکومتی حواریوں کی بدحواسیاں ملاحظہ کیجیے کہ جس سڑک کی تعمیر کا نام و نشان تک موجود نہیں، اس کی تعمیر کی منظوری کے لیے حکومتی نمائندوں کا بڑے بڑے بینرز اور فلیکسز کے ذریعے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے مکینوں نے ٹی وی ٹوڈے کو بتایا کہ ایک زیر تعمیر گھر کی بنیادیں پر کرنے کے لیے پتھر لایا گیا، جسے حکومتی کاسا لیسوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید سڑک کی تعمیر شروع ہونے لگی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ گلفشاں کالونی کے رہائشیوں نے اس بدحواسی اور کاسا لیسی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک سڑک کی تعمیر شروع نہیں ہوتی کسی حکومتی نمائندے کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر جاوید خان، ٹی وی ٹوڈے، فیصل آباد۔ شہر کمالیہ میں اینٹوں کے متعدد بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے گئے، جس پر تحصیل بھر کے بھٹا مزدوروں نے قلمہ چوک کمالیہ میں احتجاجی دھرنا دے دیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے متعدد اینٹوں کے بھٹوں کو تحصیل انتظامیہ کی جانب سے سیل کر دیا گیا، جس پر بھٹا مزدور سراپا احتجاج بن گئے اور کلمہ چوک میں احتجاجی دھرنا دے دیا۔ حکومت کی ناقص پالیسی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی جاری اور چیچا وطنی رجانہ روڈ پر ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مظفر گڑھ میں حکومت کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا چینی نایاب ہو چکی ہیں، جس کے باعث شہری پریشان ہیں، جبکہ دوسری جانب اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بلال ہاشمی کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ مظفر گڑھ میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا چینی نایاب ہو گئی، جس کے باعث شہری اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں سفید پوش طبقے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور امید کی آخری کرن ہے، لیکن وہاں بھی بنیادی اشیاء دستیاب نہیں ہیں۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ بات کروں گا کہ یہ مظفر گڑھ میں یوٹیلیٹی سٹور پہ نہ کوئی آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ کوئی دالیں مل رہی ہیں، نہ گھی مل رہا ہے۔ یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ پتنی اوپر کے لیول پہ تو خبریں یہی مل رہی ہیں کہ جی سب کچھ آتا ہے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد کتنے غائب ہو جاتا ہے یہ بالکل بھی نہیں پتہ چل رہا۔ اور یہ انتظامیہ کو جو ہے اس معاملے میں نوٹس لینا چاہیے۔ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے اور اس کی وجہ سے یہ مظفر گڑھ میں بہت شارٹیج ہے اس چیز کی، اور جس سے عوام بہت زیادہ تنگ ہے، اور عوام کو ریلیف کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، بالکل بھی ریلیف نہیں مل رہا۔ مظفر گڑھ کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان
سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور یوٹیلیٹی سٹور پر بنیادی اشیاء کو یقینی بنایا جائے تاکہ 500 دہاڑی کمانے والے مزدور کا بھی 2 وقت کا چولہا جل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ہاشمی، بیورو چیف۔ صوبہ سندھ کے شہر فیض گنج میں محکمہ آبپاشی نے غیر قانونی طور پر بنائی جانے والی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے امداد جانگ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ کے حکم پر جو محکمہ آبپاشی نے فیض گنج کے چاروں نہروں پہ جو یہ غیر قانونی تجاوزات تھی وہ مسمار کر دی ہے، اس کے حوالے سے آئیں پوچھتے ہیں محکمہ آبپاشی کے جو ایس ڈی او ہے عبدالغنی شر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جو کارروائی کر رہے ہو تو اس حوالے سے آپ کس طریقے سے یہ کارروائی کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایس ڈی او ایریگیشن سب ڈویژن فیض گنج اور ٹھری میروا بات کر رہا ہوں۔ جناب اعلیٰ، یہ ہم نے ہائی کورٹ کے حکم پہ ہم نے پہلے بھی انکروچمنٹ کی جو بھی تھی وہ ہم نے ریموو کروا دی۔ اب جو بچے کچے تھے تو وہ پھر دوسری کورٹ میں کراچی چلے گئے۔ اب جو وہ وہاں سے ان کی جو پٹیشن داخل ہوئی، ان کے ریئیکشن میں جو ہمیں جواب ملا اور کو ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ بھائی ان کو جو بھی بچے کچے سب کو ریموو کرو، تو اب ہم ان کے حکم پہ ابھی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے آج دوسرا تیسرا دن ہے، ہم نے کارروائی جاری رکھی ہے۔ ہم ساری سب ڈویژن کو انشاءاللہ کلیئر کروا کے دم لیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا سر، آپ کا دفتر جو تھا پکا چنگ کا وہ بھی انکروچمنٹ ہے، وہاں بھی قبضے کیے گئے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، وہ ہماری سب ڈویژن وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے، اسی لیے ہم نے ڈی سی خیرپور کو استدعا کیا ہے، لیٹر جاری کر دیا ہے اور ہم نے سروے کے لیے فیس بھی بھر دی ہے کہ ہمیں جو بھی اس کا ڈی مارکیشن ہے وہ جلد از جلد ہمارا کلیئر کریں، ان کے نشانات دیں تاکہ اسی دن سے ہم یہ کلیئر کر کے ہم وہ کلیئر کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک ہمیں وہ سروے والے نہیں آئے اور ڈی مارکیشن نہیں ہوئی ہے۔ جی، آپ نے یہ سنا کہ محکمہ آبپاشی کے جو ایس ڈی او عبدالغنی شر صاحب، اس نے یہ کہا ہے کہ جو بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب خان گڑھ میں ٹاؤن کمیٹی کو ختم کرنے اور ڈیلی ویجز سینیٹری ورکرز کو تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے سینیٹری ورکرز نے کام چھوڑ کر دھرنا دے دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد سجاد اسلم۔ جی سجاد اسلم، بتائیے گا کہ ملازمین کا کیا مطالبہ ہے؟ خان گڑھ میں جہاں پر ٹاؤن کمیٹی کو ختم کرنے اور سینیٹری ورکر کو تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے سینیٹری ورکر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے اور انہوں نے 3-4 دن سے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ چند سینیٹری ورکر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ بتائیے گا کہ احتجاج کا کیا مقصد ہے اور یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ یہ جب تک ہمیں تنخواہیں نہیں دی جائیں گی، فی الحال مہربانی ہمیں تنخواہ دی جائے۔ ہمارے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ عارضی بھی اور مستقل بھی ان کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، یہ ہمیں دیں، ان کا حق بنتا ہے۔ اور یہ عارضی ہیں، ان کو مستقل کیا جائے، یہ ہمارا محکمہ ہے، کمیٹی، اس کو ولدہ بحال کیا جائے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سینیٹری ورکر کی زبانی سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تنخواہیں بحال کی جائیں اور یہ ان کی جو ٹاؤن کمیٹی ہے ان کو بھی بحال کیا جائے۔ یہ فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ڈی سی مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور اس بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جہانیہ کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایمبولینسز نہ ہونے کی وجہ سے شہری اپنی مددات کے تحت مریضوں اور ڈیڈ باڈیز کو لوڈر رکشوں، گدا ریڑھیوں اور دیگر سواریوں پر اسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات کے بعد پولیس کی جانب سے ڈیڈ باڈیز کو رسیوں سے باندھ کر لوڈر رکشہ پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ہمارے نمائندے امجد حسین بٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی امجد، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جہانیہ میں سرکاری اداروں کی طرف سے بے ایسی کی انتہا کر دی گئی ہے۔ میں اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیہ میں موجود ہوں۔ یہاں عرصہ دراز سے ایمبولینس مہیا نہیں کی گئی، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہری اپنے مریضوں کو گدا گاڑیوں، ریڑھیوں اور پرائیویٹ ویگنوں میں ہسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، یہ ان سے جانتے ہیں کہ ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، جہانیہ کے اندر ریسکیو آفس قائم کیا گیا 5 کروڑ کی لاگت سے، اور وہاں ایک ایمبولینس پرووائڈ کی گئی ہے جو صرف مریضوں کو ملتان لے جانے میں جو ہے وہ اس وقت جاتی ہے، اور انٹر سٹی جو ہے وہ کوئی ایمبولینس فراہم نہیں کی گئی۔ حالیہ دنوں میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں قتل ہوا ہے اور 2 ڈیڈ باڈیز کو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ لوڈر رکشوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر منتقل کیا گیا ہے۔ میرے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جہانیہ میں ریسکیو کی جو انٹر سٹی سروس ہے یہ بحال کی جائے اور ایمبولینس میں اضافہ کیا جائے۔
जैसा कि शहरी ने बताया है कि रेस्क्यू 1112 की अरसा दराज से ये इमारत तमीर की गई है, जिसे सिर्फ अभी तक एक एम्बुलेंस मुहैया की गई है, जो शहरियों के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है और लोग शदीद परेशान हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। इनका यही मुतालबा है कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तमाम सूरत हाल से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब जेहलम दरिया के दूसरे किनारे नवाही इलाके बेला के 15,000 की आबादी के रहायशी लोग इस जदीद दौर में भी अस्पताल और स्कूल जैसी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि बुनियादी सहूलियात हासिल करने के लिए दरिया पर पुल न होने की वजह से रस्से की डोली पर सवार होकर दरिया अबूर करने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा भट्ट इस वक्त दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया झेलम के किनारे पखवाल के मकाम पे। दरिया की दूसरी तरफ 8 गांव आबाद हैं। 8 गांव की आबादी तकरीबन 10 से 15,000 बनती है। इन लोगों का ज़मीनी रास्ता इस लिफ्ट के सिवा और कोई भी नहीं, शहर को मिलाने वाला ज़मीनी रास्ता नहीं है। तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा हाई स्कूल जो है वहाँ पे नहीं है और ना ही कोई अस्पताल की सहूलत मौजूद है। तो इस वजह से लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुल बनाया जाए ताकि हमारी सफरी सहूलियात की हम भी फ़ायदा उठा सकें और हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। अगर पुल बन जाता है तो फिर ये घंटों का सफ़र चंद मिनटों में। डोली पर सवार होकर दरिया अबूर करने पर लोग अब भी मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भट्ट तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। सुबह सिंध के शहर टंडो रहीम यार खान में दादू में ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद देखते हैं रांझन जमाली की ये रिपोर्ट। कुछ दिन कबल दादू में वहशत का शिकार होने वाली 3 साला मासूम बच्ची अफशा शाहानी को इंसाफ दिलवाने और वहशी सिफत दरंदे इंसान अयाज पंवर को सजाए मौत दिलवाने के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह टंडो रहीम खान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और शहरियों ने कसीस तादाद में शिरकत की। शहरियों ने प्रेस क्लब से मेन चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरा ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि ये जो कल परसों अफशा शानी के साथ हुआ, इसको जो है अयाज पंवर को सरेआम फांसी दिया जाएगा। कल इसके साथ होगा, परसों हमारी बेटी के साथ होगा, सब बेटियों के साथ होगा। मुराद से अपील करते हैं कि ये नोटिस लिया जाए और अयाज पंवर को फांसी दिया जाए। जो ये मसला पेश आया है इसके बारे में हम आला ऑफिसरों को मुतालबा करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम अपील करते हैं कि खुदारा ऐसे मुलजिमों को जल्द से जल्द सजाए मौत दिया जाए। में जो मासूम यानी अफशा शाहानी के साथ हम उसकी पर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है मासूम के साथ। हम ज़िले दादू में ये एहतजाज कर रहे हैं और हम सीएम सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो आईजी सिंध से अपील करते हैं कि इस मुजरिम को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि ये वाक़या आइंदा ना हो सके। मुजाहरीन ने आला अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि वहशी सिफत इंसान अयाज पंवर को सरेआम फांसी देकर मासूम अफशा के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ रांझन जमाली, टीवी टुडे। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का,
वेलकम बैक। सूबा सिंध के शहर दादू में शहरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि 21वीं सदी में रहते हुए भी हम साफ पानी और गैस और बिजली से महरूम हैं। हुकूमत हमें बुनियादी सहूलियात फराहम करे। मासूम लेकिन अब 40-40 लाख रुपए का घर बनाया है, वो हमारा अब 15 लाख रुपए में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। न ड्रेनेज है और न ही गैस है। ये आप देखें सामने शाहजहां पार्क नज़र आ रहा है जो चंद कदमों पर है, और अपना ये जो स्टॉप है शाहजहां पार्क का, ये 100 मीटर के ऊपर गैस की लाइन जा रही है। हम भी हुकूमत से यही अपील करते हैं, हमारा जो बेसिक राइट है, हमारी जो बेसिक बातें हैं वो तो कम से कम जायज़ माननी चाहिए ना सबको। हम तो गैस के लिए तड़प रहे हैं, हम तो रास्तों के लिए, ड्रेनेज के लिए 5-6 बरस गुजर गए हैं। इनको अपनी सहूलियात नज़र आती हैं, अपने रिश्तेदारों की नज़र आती हैं। सारे काम ये अपनों के लिए करते हैं और जो सारा दिन के लिए ताड़ियाँ बजाते हैं उनके काम करते हैं। गरीब के कोटली आजाद कश्मीर में 3 मुहाजिर कॉलोनियों और 7 गांवों पर मुश्तमिल एरियाज के लिए 2 दिन नादरा मोबाइल वैन सहूलियत फराहम नहीं कर सकती। बड़ी तादाद में खातीन की बारी न आने से खातीन आपे से बाहर हो गई। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर कोटली से मुतालिबा किया कि मजीद 4 से 5 नादरा मोबाइल वैन मुहैया की जाए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए एक दिन के लिए आने वाली नादरा मोबाइल वैन अवाम को सहूलियात फराहम न कर सकी। सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन मायूस होकर घर लौट गई। 3 महाजिर कॉलोनियों और 7 गांवों पर मुश्तमिल एरियाज के लिए 2 दिन मोबाइल वैन दी गई, जो ना काफी है। नायब तहसीलदार काजी रकीब पटवारी वाजिद मंजूर की जेर निगरानी 100 टोकन जारी किए गए, जिससे मकामी ख्वातीन को जहां फायदा पहुंचा वहां पर बड़ी तादाद में ख्वातीन आपे से बाहर होगी। ख्वातीन का कहना है कि अगर 100 ही कार्ड बनाने थे तो फिर ऐलानात क्यों कराए गए। हम अपने घर के काम काज छोड़ कर आई हैं और आप ऐसे ही वापस लौट कर जाना पड़ रहा है। ख्वातीन और अवाम इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कोटली डॉक्टर उमर आजम से मुतालबा किया है कि इतने बड़े एरियाज को सहूलियात फराहम करने के लिए मजीद 4 से 5 दिन नादरा मोबाइल वैन मुहैया की जाए ताकि अवाम को फायदा हासिल हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम। पाकपतन में निजी स्कूल में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुतालिक आगाही पैदा करने और उसवा हसना पर रोशनी डालने के लिए हदीस नुमाइश का इनेकाद किया गया। असातिज़ा और तलबा व तालिबात ने गारे हिरा, गारे सौर, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत के इंतहाई खूबसूरत मॉडल्स की नुमाइश की। देखने वालों का तांता बना रहा। अदारा हाजा की सरबराह नादिया अकील शहबाज ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में आला दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ बेहतरीन तरबियत का भी होना इंतहाई जरूरी है। पाकपतन में हमेशा से ये एक रवायत रही है कि लिटिल एंजल स्कूल ने ऐसा सेटअप लगाया कि जो बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी देता है। हमारी वो नौजवान नस्ल जिन्हें आज ये पता ही नहीं कि सिहा सित्ता है क्या, ये बुखारी शरीफ की किताबें कौन सी किताबें, कैसी किताबें, तो कुरान के साथ साथ साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये ताल्लुक, ये हुब्बे कल्बी, ये मोहब्बत का ताल्लुक जो सिर्फ इसी सूरत में कायम हो सकता है। हुज़ार में मुबैना तौर पर बच्चे इकबाल करने वाले 2 लड़के गिरफ्तार। अस्पताल इंतजामिया ने दोनों मुलजिमों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। हुज़ार से जब्बार हुसैनी की रिपोर्ट देखिए। हुज़ार में बुर्दा फरोशों ने बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। बच्ची के वालिद ने अगवाकारों को दबोच लिया, जिसके बाद शहरियों ने उनकी दुर्गत बना डाला। हुज़ार कादिराबाद के इलाके में मुबीना तौर पर बागड़ी नस्ल के 2 लड़के एक शीरख्वार बच्चे को अगवा करके ले जा रहे थे कि अचानक उन लड़कों को बच्चे के वालिद की नजर पड़ी और अहले मोहल्ले के साथ मिलकर दोनों बुर्दा फरोशों को काबू करने में कामयाब हो गए। इस दौरान बागड़ी लड़कों ने मजम्मत भी की। शहरियों ने तशद्दुद के बाद लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। मगवी शीरख्वार बच्ची की वालिद गुल मोहम्मद मूसियानी का कहना था कि जुमे के नमाज के वक्त दोनों लड़के मेरी बच्ची को बोरी में डालकर ले जा रहे थे। काफी मुसाफत पर खड़े उन पर मेरी नजर पड़ी और मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और दूसरे लोगों की मदद से उन्हें काबू करने में कामयाब हुआ, जो मेरी बच्ची को अगवा करके ले जा रहे थे। उनसे बच्ची को छुड़ाया। उन्होंने मेरे साथ मजामत भी की। मुबैना तौर पर बुर्दा फरोश लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया और लेडी कांस्टेबल के हमरा रिहायश पजीर बागड़ी नस्ल के अफराद को जगहों पर छापा मारा और तलाशी भी ली गई। तलाशी के दौरान असला और भारी रकम भी बरामद हुई। शहरियों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मसले के बारे में इज्तिमाई तौर पर सोचना होगा ताकि कोई बच्चा यहाँ से अगवा न हो।
हैदराबाद में शूटिंग बॉल फेस्टिवल का आगाज हो गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डॉक्टर शाह मोहम्मद भट्टी, अली मुर्तजा भट्टी, गुलाम हुसैन पठान, आगा अब्दुल सबूर पठान, फखर अब्बास, इस्माइल और दीगर ने किया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से मजहर अली जमाली की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में शूटिंग बॉल की फेस्टिवल का आगाज टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर शाह मोहम्मद भट्टी, अली मुर्तजा भट्टी, गुलाम हुसैन पठान, आगा अब्दुल सबूर पठान, फखर अब्बास, इस्माइल खोसो और दीगर ने आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया, जिसमें 70 टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि टूर्नामेंट 28 साल पाकिस्तान अलावा साहब भट्टी, डॉक्टर इब्राहिम पठान, जावेद इकबाल जोने के नाम से जो अपनी मदद आप टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं 28 सालों से। सिंध गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर टूर्नामेंट में वो लोगों को डोनेट कर रही है, पैसे दे रही है, अरेंजमेंट करवा रही है और उस तरह खिलाड़ियों को भी हौसला अफजाई हो रही है और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स की भी हौसला अफजाई हो रही है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो है इम्तियाज अली शाह साहब, वो सरगर्म है। मिनिस्टर जो मुशीर हैं स्पोर्ट्स के, वजीर आला सिंध खुद, क्योंकि उनके वजह से ये इतने बड़े मेले होते हैं। अगर सरकारी तौर पे इस चीज़ की हिम्मत अफजाई की जाएगी तो ये ग्राउंड सज जाएंगे। इनका मजीद ये भी कहना था कि सिंध में ऐसे फेस्टिवल और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी करने चाहिए। कैमरामैन वाहिद लगारी के साथ मजहर अली जमाली, टीवी टुडे न्यूज, हैदराबाद। फालिया का जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ग्रैंड ऑपरेशन के तीसरे मरहले में मौजा फालिया अमीर में नाजायज काबिजीन से म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में वाक़ 72 केनाल ज़राई अराजी वागुजार करवा ली। मज़ीद तफसीलात देखते हैं फालिया से ज़हीर बाबुर असद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तहसील फालिया में अब तक करोड़ों मालियत की सैकड़ों एकड़ अराजी वागुजार करवाई जा चुकी है। ग्रैंड ऑपरेशन के तीसरे मरहले में असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने मौजा फालिया अमीर में नजायज़ काबजीन से म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में वाक़या 72 कनाल ज़रई अराजी वागजार करवा ली, जिसकी मालियत 5 करोड़ बताई जा रही है। सरकारी अराजी पर 11 अफराद अरसा से नाजायज़ तौर पर काबिज थे। काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन में एसी फालिया के साथ तहसीलदार, पुलिस की भारी नफरी, मुतलका रेवेन्यू स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। ज़मीनों में ट्रैक्टर से हल चलाकर फसल को जुज़वी तौर पर तल्फ किया गया, जबकि मौका पर मुतलका नंबरदार को सुपुरदार मुकर्रर किया गया ताकि फसल की कटाई तक मराहिल तय हो सकें। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का कहना था कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, जबकि बाकी मानदा सरकारी अराजी भी जल्द नजायज़ काबजीन से वागजार करवा ली जाएगी। इनका मजीद कहना था कि इस सिलसिले में किसी भी किस्म के दबाव को खातर में नहीं लाया जा रहा। इस हवाले से कानून नाफज करने वाले दीगर इदारों का ताउन भी काबिल तहसीन है। अवामी हलकों का ये भी कहना है कि देहात में रकबा जोड़ और गगड़ा खाद की ज़मीनों को भी वागजार करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ ज़हीर बाबर असद, टीवी टुडे, फालिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल,